अच्छा जी, आज हम लोग टाइम पे क्लास स्टार्ट करेंगे। वैसे ही 10 मिनट लेट हो गए। अच्छा, हमारे पास काफ़ी सारे लोगों ने जो है प्रोजेक्ट 1 सबमिट करा दिया है। प्रोजेक्ट 2 जो है वो उसकी डेडलाइन क्या है? 17 दिसंबर। तो आपके पास काफ़ी टाइम है सुकून से बनाने का। प्रोजेक्ट 1 के अंदर तो बुक बनानी थी। अभी ये सब बातें कर रहे हैं ना, अभी आज इनको पता नहीं है क्या होगा। परवेज़ भाई, आपके बराबर में मुजफ्फर क्या हुआ? क्यों बातें कर रहे हो? अब मैं एक एक बंदे को पकड़ूंगा। आप लोग तो आज की क्लास के अंदर जो है हम लोग इंशाल्लाह बैकएंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं, लेकिन काफ़ी मेजर पोर्शन कर लेंगे। बैकएंड हमने पहले भी किया हुआ है नेक्स्ट.जेएस के साथ, लेकिन आज की क्लास में हम जो है प्योरली प्रोडक्शन रेडी बैकएंड कैसे बनाए जाते हैं आपको वो चीज़ें सिखाएंगे। क्योंकि हमें एक क्लाउड कोड का भी पता है, एआई का भी पता है, तो उसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे। साथ में हम चीज़ें समझने के लिए कुछ मैनुअल काम भी करेंगे ताकि समझ भी आए। तो उसके लिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है फास्ट एपीआई। मेरा बैग और हेलमेट दोनों यहाँ से लाया। बेसिकली एपीआईज कैसे बनाते हैं तो वो हम सीखेंगे, और अच्छे तरीके से कैसे बनाते हैं कि आपने बनाना तो नेक्स्ट.जेएस पे भी आप बना लें, बहुत आराम से बन जाती है। एक फ़ाइल बनती है, उसके अंदर आपकी एपीआई ईज़िली बन जाती है। एपीआई के फोल्डर के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर आप route.ts की फ़ाइल बनाएं, एपीआई बन गई। तो हम ये पाइथन में एपीआई बनाना क्यों सीख रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा, नेक्स्ट.जेएस पे जो है आपके पास एपीआई वगैरह तो बन रही है, तो इस एपीआई नेक्स्ट.जेएस वाली एपीआई और जो आज हम पढ़ेंगे उसमें क्या फ़र्क है, ऐसी क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अगला पार्ट हमारा जो होगा, हम अपना डेटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्रंट एंड वाला पार्ट जो है आप लोगों को अच्छा आता होगा, जिसमें जो है आप कोई भी चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। बैक एंड फ्रंट एंड बहुत आसान है, एआई से भी बोलें वो खुशी बनाएगा। फंसते कहाँ है? बैक एंड पे। बैक एंड पे भी आपके पास डेटा कहाँ स्टोर करना है वाले पार्ट पे, और जो है डेटाबेस और आपकी एपीआई को कनेक्ट कैसे करना है वहाँ पे। तो हम देखेंगे कि भाई अच्छी एपीआईज आप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए भाई मैंने एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बना लिया आप लोगों के लिए, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और इस प्रोजेक्ट के लिए, अच्छा मेरी अनाउंसमेंट तो देख ली होगी आप लोगों ने डिस्कॉर्ड पे, नहीं देखी? चलें, हमारे पास माशाल्लाह से, अच्छा मैं आप लोगों की सबमिशंस देख रहा था हैकाथॉन 1 की, जो मेरे पास डेटा है अब तक, वो तकरीबन इस क्लास से 530 लोगों ने सबमिट कराया। ये सिर्फ 530 तालियां बजा रहे हैं, बाकी के नहीं बजा रहे। अब बाकी जो है, जो नहीं बना रहे, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है किस तरह से रोज़ सेशन हो रहे हैं, स्पून फीडिंग हो रही है, लोगों के एरर सॉल्व किए जा रहे हैं, डिस्कॉर्ड पे, जूम पे, हर चीज़ कर रहे हैं। इवन आपको डेवलपमेंट नहीं करनी, एआई को करनी है। तो फिर भी अगर आप नहीं कर रहे तो सिर्फ आप सर्टिफिकेट के लिए बैठे हुए हैं, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपकी मार्केट में बहुत डिमांड होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, वो यूँ देखेंगे अच्छा ठीक है, फिर जो सवालात आपसे पूछना शुरू करेंगे एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी स्किल्स की वैल्यू है। सर्टिफिकेट आपको एक प्लस पॉइंट देगा अगर आपको स्किल्स आती हैं। मैंने ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों के मैसेज पढ़े कि भाई कोर्स नाम भी मेरे पास हैं, चलें हाईलाइट नहीं करता। एक तो हमेशा पोल बना देते हैं, वो आ जाती है, रिपोर्टें आ जाती है, जासूस बैठे हुए हैं मेरे पास,
पोल बना देते हैं कि भाई कोर्स ख़त्म हो नहीं हो, कौन कौन चाहता है हो, कौन कौन चाहता है नहीं हो। अच्छा, कोर्स ख़त्म हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उसका क्या करेंगे? अगरबत्ती बना लेंगे। तो भाई पानी में घोल के पी लेंगे। कभी उन्हें भी पकड़ के बुलाएंगे स्टेज में। मैं ये 1 सेकंड स्टार्ट कर दूं। कुछ भी नहीं है भाई, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, ये आपके पास एक लास्ट चांस है चीज़ों को सीखने का जिसमें आपकी मेहनत कम है। आपकी मेहनत सिर्फ इतनी है कि भाई जो एरर्स आ रहे हैं उनको सॉल्व कर दें, बाकी सब चीज़ें आपका जो है एआई बना के देगा आपको। चलें, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस पर फोकस करते हैं। डिस्कॉर्ड पे क्या था अभी पता चलेगा ना। डिस्कॉर्ड पे क्या अनाउंसमेंट करी है मैंने, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या हो गया? कौन गुदगुदियाँ कर रहा है? ये बिल्ली Q1 से अब बड़ी हो गई है। सर बच्चे दे दिए। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, तो क्या लिखा हुआ है भाई? आज हम डिस्कॉर्ड पे एक कमांड यूज़ करेंगे जिससे जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, क्योंकि उन्हीं को मैं जो है उन्हीं पे फोकस है मेरा, उन्हीं की ग्रूमिंग मैंने करनी है, उन्हीं की ज़िम्मेदारी ली हुई है मैंने। तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उसमें मैं पिक की कमांड चलाऊँगा, तो उनमें से एक स्टूडेंट उठा लेंगे। अच्छा, वो स्टूडेंट का क्या होगा फिर? वो मेरे साथ पढ़ाएंगे। एक कुर्सी खाली है, मैंने सरफात को कहा आप छुट्टी करें आज हमारे जो एलीट कोहार्ट मेंबर्स हैं उसमें से जो है हम लोग, ये हमारा जो बॉट है वो पिक करेगा। चलें, हम जो है जो हमारा ट्यूटोरियल है उसको माइलस्टोन्स पे लेके चलेंगे। हर माइलस्टोन के बाद जो है हम एक नए बंदे को बुलाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरी क्लास में एक ही बंदा बैठा हुआ है। हर एक माइलस्टोन के बाद वो आके करेंगे क्या, दूसरे जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा पहले मैं कवर कराऊँगा, फिर वो रिवाइज़ करेंगे क्विकली, और फिर हो सकता है मैं कोई सवाल पूछ लूँ या आप लोग सवाल पूछ लें, ठीक है? तो उनको भी हम पढ़ाने का मौका देंगे। अच्छा जी, आते हैं भाई अपनी ड्राइंग की तरफ और समझते हैं कि भाई आज हम लोग अगले जो आपके हैकाथॉन हैं वो आपके कैसे बनेंगे, और जो है इवन हर एप्लीकेशन के अंदर ये वाला पार्ट लाजमी होगा। आप लोगों को फ्रंट एंड बनाना आता है नेक्स्ट.js को यूज़ करते हुए, या किसी भी चीज़ पे फ्रंट एंड बनाना बहुत आसान है। इवन V0 को आप यूज़ करते हैं, वो भी आपका फ्रंट एंड बना देता है, अच्छा डिज़ाइन भी हो जाता है। तो फ्रंट एंड हमारे लिए बनाना बहुत आसान है, उसके अंदर डिज़ाइनिंग आप ऐड कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने नेक्स्ट.js के हैकाथॉन्स भी बनाए हैं। तो ये भाई आपका हो गया फ्रंट एंड। हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। हो सकता है हम AI से बोल दें भाई फ्रंट एंड भी बना दो, लेकिन हमारा मेन फोकस ये नहीं है। हमारा मेन फोकस है डेटा स्टोर करना और उसको मैनेज करना। उसके लिए हमारे पास चाहिए हमें बैकएंड। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है youtube.com। youtube.com का जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है? वो उनके प्लेटफॉर्म पे उनके डेटा सेंटर्स होंगे, उसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स होंगे, वहाँ पे स्टोर हुआ है। तो डेटा जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस।
तो बहुत बड़े बड़े उनके पास कंप्यूटर्स होंगे, उनके अंदर उनके डेटाबेसेस होंगे जिसके अंदर तमाम वीडियोस का डेटा आपके पास होगा। अच्छा, इतना सिंपल नहीं होगा, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हुई होंगी। मैं उसको सिंपल करके बता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक वेबसाइट मिलियंस ऑफ यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको स्केलेबिलिटी का भी ख्याल रखना है, सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, तो उसमें 10 और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम इसको सिंपल रखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारा क्या होगा, तमाम डेटा होगा। अब सवाल ये है कि भाई ये डेटा किस फॉर्म में होगा, ये डेटा किस फॉर्म में होगा। हमारे पास डिफरेंट तरह के डेटाबेसेस हैं, हम जो यूज़ करेंगे वो होंगे पोस्टग्रेस डेटाबेस, जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस, ये भी कह सकते हैं, पोस्टग्रेस भी कह सकते हैं। और अच्छा, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो होता है टेबल्स की फॉर्म में स्टोर। तो आप लोगों के लिए ये आसानी है कि आप लोगों ने देखा होगा एक्सेल शीट जैसे होती है ना, उसी तरह का टेबल आपके पोस्टग्रेस के डेटाबेस में भी होता है। वैसे डिफरेंट तरह के डेटाबेसेस होते हैं, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है पोस्टग्रेस। तो पोस्टग्रेस हम डेटाबेस यूज़ करेंगे, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल भी है, तो हमारे लिए ये अच्छा डेटाबेस है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अपनी एग्जांपल को ही लेके चलते हैं। हम जो है सपोज़ कर लेते हैं कि भाई ये आपके पास है GIAIC की वेबसाइट, फ्रंट एंड है जिसके अंदर GIAIC का सारा डेटा शो हो रहा होता है। अच्छा, गवर्नर हाउस की जो वेबसाइट है उसका कोई ना कोई डेटाबेस भी होगा जिसके अंदर किसका डेटा स्टोर हुआ होगा, तमाम स्टूडेंट्स का। अब डेटाबेस के अंदर वो डेटा किस तरह से स्टोर हुआ होगा, वो हुआ होगा जैसे मैंने आपको बताया टेबल की फॉर्म में। तो इस तरह का एक टेबल होगा, इस तरह का एक टेबल होगा, और टेबल के अंदर आपको पता है क्या होते हैं भाई, सेल कह लें, रोज और कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स होते हैं आपके पास और रोज होती हैं। तो कॉलम्स और आपके पास रोज अभी ऐड कर देंगे। कॉलम के अंदर आप क्या चीज़ ऐड करते हैं, जो भी आपका डेटा होगा वो क्या क्या डेटा आपने स्टोर करना है उस हिसाब से कॉलम डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसके अंदर उनकी आईडी हो, और क्या डेटा हो, उनका नेम हो, और क्या हो, उनका रोल नंबर हो, और एज हो, रोल नंबर, और लास्ट में हमारे पास हो एज। ठीक है, तो ये चार हमारे पास जो है डेटा है जो हमें यूज़र्स हर स्टूडेंट का चाहिए। तो पहला नाम, पहला कॉलम में क्या आ जाएगा, पहले कॉलम में हम स्टोर करेंगे आईडी, इसको छोटा कर देते हैं। पहले कॉलम में आ गई हमारे पास आईडी, दूसरे कॉलम में नेम, तीसरे कॉलम में हम इसको कर देते हैं रोल नम, चौथे नंबर पे आखिर में हमारे पास एज। तो इस तरह से आपके पास पोस्टग्रेस का जो डेटाबेस है उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा होता है। अब डिफरेंट तरह के डेटाबेसेस हैं। एक ये जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है ये किस कैटेगरी में आता है, ये एसक्यूएल डेटाबेसेस की कैटेगरी। तो आपके पास बहुत तरह के डेटाबेसेस हैं। लास्ट क्लास में एक डेटाबेस हमने पढ़ा था, वो किस कैटेगरी में था, वो था वेक्टर डेटाबेस की कैटेगरी में। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेसेस, उसके अंदर एक आ जाता है पोस्टग्रेस, और भी हैं वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो एसक्यूएल डेटाबेस की कैटेगरी में हमारे पास डेटाबेसेस सबसे पहला हमने डिस्कस किया। अच्छा, इन सब के अलग अलग मकसद होते हैं, आप लोग बताएंगे किसका क्या मकसद। डेटाबेसेस की पहली टाइप होती है एसक्यूएल डेटाबेसेस। हम बस वो टाइप्स डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ी हैं।
अब इस SQL डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, डिफरेंट तरह के डेटाबेस हो सकते हैं, जिसमें से एक कौन सा है भाई, पोस्टग्रेस। और हमने SQL डेटाबेस के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ लिया कि भाई डेटा स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम शुरू से गूगल स्प्रेडशीट हो गई, एक्सेल शीट है, उससे हमारी दोस्ती है। अच्छा, दूसरी तरह के जो डेटाबेसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, एक और होते हैं वेक्टर, मैं वो बताऊंगा जो हमने पढ़े हुए हैं डेटाबेसेस। अच्छा, इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हो सकती है। हमने कौन सा वाला देखा था जो आप लोगों के हैकाथॉन में है, वो कौन सा वाला है, क्यूबैट। अब इसके अंदर भी बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, फिलहाल हमने इन दो को ही डिस्कस करते हैं। SQL डेटाबेसेस डेटा स्टोर करने के लिए सिंपल, आपके पास जो भी डेटा हो आप SQL डेटाबेस में स्टोर करें। और टाइप्स हम क्योंकि डिस्कस नहीं करें, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। वेक्टर डेटाबेसेस का क्या काम है, यहाँ हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा तो स्टोर करते हैं, लेकिन वो वेक्टर डेटा होता है। और नॉर्मली हमारे पास वेक्टर डेटा किसके लिए होता है, रैक सिस्टम बनाने के लिए होता है। तो इस केस में फास्ट जो हम फ्रंट एंड बना रहे हैं, जो गवर्नर हाउस GIIC के वेबसाइट का फ्रंट एंड है, इसमें क्या मुझे वेक्टर डेटाबेस की ज़रूरत है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी हमारे पास चैटबॉट नहीं है। चैटबॉट होता तो वेक्टर डेटाबेस का सोचते, तो अभी नहीं है। तो हम सिंपल, हमारा स्टूडेंट्स का डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, पोस्टग्रेस डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा। किस तरह से स्टोर हो रहा होगा, बहुत आसान है। एक कॉलम है ID। अच्छा, ID वाला जो कॉलम है ना, वो थोड़ा स्पेशल है। क्यों, वो तो ठीक है, ऑटोमेटिकली ID जनरेट करेगा 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली। एक्सेल शीट में भी ऐसी होता है ना, साइड में IDs आ रही होती हैं। हाँ, इसी तरह से आप जो है यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर सकता है। लेकिन और क्या स्पेशल बात है इसमें, यूनिक होगी। यूनिक होगी, ID का जो कॉलम है वो क्या होगा, यूनिक होगा। जिसका मतलब ये है कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन सब का डेटा, उन सब की जो IDs होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है हमज़ा, अब यहाँ पे जगह का छोटा नाम लेते हैं, अली, और दूसरा क्या नाम लें, हाँ साद, सुफियान कहाँ है घर, चलें रोल नंबर इनका हम कर लेते हैं 1 2 3, और इनका हम कर लेते हैं 3 2 1, और इनकी एज हम कर लेते हैं 25, इनकी हम कर लेते हैं 52। तो इस तरह से आपके पास जो है सारे यूज़र्स का डेटा स्टोर हो रहा होगा रोज़ की फॉर्म में। लेकिन एक चीज़ हमने याद रखनी है कि ID हर यूज़र की क्या होगी, यूनिक होगी। अगर इस यूज़र की ID आप कोशिश भी करो कि भाई 7 की ID में 1 रखूँगा, क्या होगा, डेटाबेस इस रिकॉर्ड को ऐड ही नहीं करने देगा, डेटाबेस एरर देगा कि भाई ऐसा आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो ID का कॉलम है, अच्छा इसका नाम ID ही रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, नॉर्मली ID हम रखते हैं, आप स्टूडेंट ID भी रख सकते हैं। अच्छा, ये जो स्टूडेंट ID का कॉलम है, इसको हम स्पेशल कैसे बनाते हैं, पोस्टग्रेस को कैसे पता कि ये ID वाला कॉलम स्पेशल है, ये यूनिक होगा। बिल्कुल, हम पोस्टग्रेस को बताएंगे कि भाई हमारा जो ID वाला कॉलम है, इसको क्या बना दो, जो हमारी ID है वो क्या होगी, यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है, अब ये सब आएगा तो आपने अच्छे से इसको नोट करना है। ये जो हमारा ID वाला कॉलम है, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी की।
तो प्राइमरी की का एक रूल है कि भाई आपके पास जितनी भी प्राइमरी कीज़ हैं वो सब क्या होंगी, यूनिक होंगी। क्लियर है? यूनिक करने का फ़ायदा क्या है? यूनिक करने का फ़ायदा क्या है? अब मेरे पास यहाँ गवर्नर हाउस में फॉर एग्जांपल 10,000 स्टूडेंट्स हैं। अब 10,000 स्टूडेंट्स में से मुझे जो स्टूडेंट पूरी लिस्ट होगी ना, मैं चाह रहा हूँ जो 50,000 वाले नंबर पे है उसका डेटा निकाल के 5,000 वाले नंबर पे है उसका डेटा निकाल के लाऊं। तो मैं उस यूज़र का डेटा किससे फैच करूँगा? उसकी आईडी से। तो क्योंकि प्राइमरी ये जो आईडी है ये हर यूज़र की यूनिक होगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आईडी। अच्छा, आपके केस में क्या ऐसा हुआ है कि रोल नंबर जो है वो आप लोगों का सेम आ गया हो किसी का? नहीं। सर ये रोल नंबर भी अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है भाई इतने सारे जब आप लोग रजिस्टर करा रहे हैं तो हो सकता है किसी का रोल नंबर क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो उस केस में हम क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाए कि डेटाबेस सेम रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स को ऐड ही ना करे, एरर दे दे। तो रोल नंबर को भी हम क्या कर देंगे, प्राइमरी की कर देंगे। नहीं, क्यों भाई? हम चाह रहे हैं ना रोल नंबर भी है हो के भाई रोल नंबर यूनिक। एक टेबल पे एक प्राइमरी की होगी, यह हमारा एक टेबल है। अच्छा, इस टेबल का कुछ नाम भी होगा, हम रख देते हैं स्टूडेंट्स। अब टीचर्स का हो सकता है अलग टेबल हो, एडमिन का अलग टेबल हो, बैचेस का अलग टेबल हो, यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट्स का टेबल है। तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, ये स्टूडेंट्स का टेबल है। तो भाई रोल नंबर हमें यूनिक रखना है, लेकिन अभी हमने एक रूल पढ़ा कि भाई प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है। तो अब ये रोल नंबर को कैसे हम क्या लगाएं इसके अंदर? हम लगा देंगे इसको डेटाबेस के अंदर, पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप किसी कॉलम को क्या कर सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं। वो एक प्रॉपर्टी होती है सिंपल सी, आप कहते हैं कि भाई रोल नंबर यूनिक हो बस। बाकी डेटाबेस में आप कोई भी अगर कोशिश करेगा सेम रोल नंबर डालने का 3 2 1, जैसे यहाँ पे 1 2 3 दोबारा आता है, डेटाबेस यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि जब हम डेटाबेस बना रहे थे तो उस वक्त हमने बता दिया था रोल नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो इसका मतलब भाई कोई भी रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे वो नहीं, सेम रोल नंबर के यूज़र्स नहीं ऐड होंगे। सेम नाम के ऐड हो सकते हैं, सेम नाम सेम एज के, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोल नंबर को हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि ये क्या हो, यूनिक हो। मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया उसमें रोल नंबर नहीं होगा, लेकिन जो है उसका भी इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देख लेंगे। तो इसको सिंपली हम क्या कर देंगे, यूनिक, रोल नंबर को यूनिक कर देंगे और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, अब सवाल। तो ये भाई अभी तक हमारा डिस्कशन हुई है कि फ्रंट एंड होता है आपका, किसी भी वेबसाइट में आपका डेटा किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। तो हमारा जो गवर्नर हाउस आप लोगों ने जब रजिस्टर कराया था तो आप लोगों का जो डेटा स्टोर हुआ था वो गवर्नर हाउस के डेटाबेस में हुआ था, ठीक है। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस करी हैं। सवाल? सर यही काम हम सेनेट ही हमने पढ़ा CMS, हम उसमें बिल्कुल। कर सकते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या रहा डेटा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है इनका। ये सवाल है कि भाई हमने सैनिटी पढ़ा था तो भाई ये डेटाबेस को निकालें, यहाँ सैनिटी लगा दें, क्या मसला है? वो नेक्स्ट ईयर के अंदर सैनिटी पढ़ा था ना, हेडलेस CMS, वहाँ पे भी तो यही हो रहा था। फिर क्यों डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ रही है? याद रखें डेटाबेसेस का काम है डेटा स्टोर करना। सैनिटी या सैनिटी जैसे जितने प्लेटफॉर्म हैं उनका काम है वेबसाइट का कंटेंट स्टोर करना। इसको आसान करने के लिए आप ये समझे, वेबसाइट का वो कंटेंट जो रेयरली चेंज होता है। जैसे आपकी वेबसाइट में हीरो सेक्शन है, वो बहुत कम चेंज होता है ना। आपकी वेबसाइट में आप कोई ब्लॉग डालते हैं तो उसको चेंज करते हैं? नहीं करते, एक दफ़ा डाल दिया बस वो रहता है। तो ऐसा कंटेंट जो बहुत कम चेंज होता हो और वेबसाइट के अंदर शो हो रहा हो, उसको हम सैनिटी में स्टोर करेंगे।
ये होता है स्टैटिक कंटेंट जो बहुत कम चेंज होता है। एक होता है हमारे पास डायनेमिक कंटेंट, जैसे स्टूडेंट्स का डेटा, ये डायनेमिक है भाई, आप लोगों का डेटा स्टोर होता है, आप लोगों के टाइम टू टाइम बैचेस अपडेट होते रहते हैं, कोई ड्रॉप आउट हो रहा है, तो इस तरह का डेटा जो होता है वो डायनेमिक होता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो जितना भी हमारे पास डायनेमिक डेटा होता है वो हम डेटा बेसिस में स्टोर करते हैं। सर वो जो हम इससे परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन, सेम वो उससे कर तो सकते हैं हम? कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्केलेबिलिटी में मसला आएगा। मतलब अगर आप डेटाबेस की जगह सैनिटी लगा दें तो 5000 यूज़र्स तक तो चल जाएगा। फिर आप ये सोचेंगे भाई जब आगे चल के ये यूज़र्स ऐड होते रहेंगे, आगे चल के जब गवर्नर हाउस में रजिस्ट्रेशन हुई थी तो 5 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, मतलब उस लेवल का डेटा आ गया। सैनिटी वो भी हैंडल कर लेगा, लेकिन फिर आपको पैसे भी उस हिसाब से चार्ज करेगा, क्योंकि सैनिटी उस मकसद के लिए नहीं बना है, सैनिटी बना है कंटेंट के लिए। इसलिए उनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ना कि डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस और CMS जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम डेटाबेसेस पढ़ रहे हैं। और किसी का कोई सवाल? जी नहीं है, फिर पिक कर लें किसी को। अच्छा, आपका सवाल। एक से ज़्यादा कॉलम्स यूनिक हो सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, क्या मुझे जो प्राइमरी की है इसको यूनिक भी तो करना है, अब प्राइमरी की भी बनानी है, तो क्या मैं दोनों लगाऊंगा यहाँ पे कि भाई प्राइमरी की भी कर दो इसको और यूनिक भी कर दो? प्राइमरी की जो है वो खुद ब खुद उसकी प्रॉपर्टी है कि भाई ये यूनिक ही हो। अब प्राइमरी की का मतलब ये है कि भाई डेटाबेस का जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, अली का एक रिकॉर्ड है और साद का एक रिकॉर्ड है, तो जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड होंगे वो उनकी जो मेन आईडी होगी वो होगी ये आईडी के कॉलम में, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की बनाया। अगर मुझे इसमें से कोई डेटा डिलीट करना हो, मुझे 7 को डिलीट करना है, मैं क्या नाम से डिलीट करूँगा? नहीं, मैं इसकी प्राइमरी की से करूँगा जो कि है 2। मैं बोलूँगा डेटाबेस से भाई 2 आईडी में जो भी है उसे डिलीट कर दो, तो डिलीट हो जाए। तो प्राइमरी की मतलब ये आपकी मेन आईडी होगी जिससे आप डिलीट भी करेंगे, इसको अपडेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली यूनिक भी हो जाती है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? सर इसको रोल नंबर से रिमूव नहीं कर सकेंगे? रोल नंबर से क्या रिमूव नहीं कर सकते? आप चाह रहे हैं रोल नंबर प्राइमरी की हो? नहीं, रोल नंबर यूनिक है, उसके थ्रू हम रिमूव कर दें। कर सकते हैं, कर सकते हैं, रोल नंबर से भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है ना, ये बेसिकली आपकी जो प्राइमरी की होती है ना, वो डेटाबेस ऐसे स्टोर करता है कि उसकी जब आप आईडी के थ्रू डेटा फैच करते हैं ना तो वो फास्ट होता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इसी तरह से मैं 7 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, एक जगह मैं कर रहा हूँ, अच्छी मैं उस केस में कह रहा हूँ जब मेरे पास आप समझ लें मिलियंस ऑफ यूज़र्स हो, तो मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, इतनी बड़ी लिस्ट हो गई ना फिर टेबल के अंदर। अब मैंने बोला कि भाई मुझे जो है एक यूज़र है जिसका रोल नंबर है 321, उसको डिलीट करो। इस वाले केस में डेटाबेस क्या करेगा, पूरे 10 लाख यूज़र्स को रिव्यू करता हुआ जाएगा, वही 321 वाला रोल नंबर का, टाइम लगेगा। जबकि रोल नंबर अगर आप बोले कि भाई जो भी यूज़र जिसकी आईडी 2 है उसको डिलीट कर दो, वो फ़ौरन ढूंढ लेगा, उसके अंदर एल्गोरिथम्स लगे होते हैं एफिशिएंटली, वो जो है आईडी को जल्दी ढूंढ लेता है। अच्छा, इसको भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एडवांस टॉपिक है, उसको छोड़ देगा। ठीक है, अभी छोटे डेटा में तो आप रोल नंबर से भी डिलीट कर सकते हैं, मसला नहीं होगा। जी एक सेकंड, हाँ इंडेक्स यूज़ करेंगे। सर जो वेक्टर आप बता रहे हैं रैंक के लिए जो यूज़ होगा उसमें भी आइडेंटिफाई आईडी के थ्रू ही होगा? नहीं, उसमें आईडीज़ नहीं होंगी, उसके अंदर जो है आपका जो डेटा है वो इटसेल्फ आप समझ लें ऐसा वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें आईडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसमें जो आईडी होती किसकी है, आईडी होती किस लिए, यहाँ आईडी क्यों बनाई है, ताकि हम किसी एक यूज़र को ऐड कर सकें, रिमूव कर सकें, या उसी यूज़र को डिलीट कर सकें। रैक सिस्टम में ऐसा होता है नहीं। रैक सिस्टम में क्या होता है कि हम जो है जो भी अपना टेक्स्ट देते हैं वो चेक करता है कि भाई इस टेक्स्ट के जैसे कोई वेक्टर्स मौजूद है, वो बस उठा के ले आता है उसके जैसे, तो उसमें आईडी की ज़रूरत नहीं है।
वो आपका डेटा सारा नंबर्स में स्टोर हुआ हुआ होता है, तो उसका मकसद अलग है, इसका मकसद अलग है। और किसी का कोई सवाल? चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये डेटा मैं चाह रहा हूँ भाई GIAIC के फ्रंट एंड की जो वेबसाइट है इस पर शो हो, तो क्या करूँगा मैं? एक सेकंड यार, हाँ, तो मैं डेटाबेस को किससे कनेक्ट कर दूंगा? फ्रंट एंड से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, सही है? नहीं, अगर मैंने ये गलती करी तो क्या मसला हो सकता है? सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। फ्रंट एंड कौन यूज़ कर रहा है आपका? यूज़र। नॉर्मल यूज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है हैकर्स भी यूज़ कर रहे हो। अगर मैंने फ्रंट एंड और डेटाबेस को डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि भाई सिक्योरिटी नहीं है बीच में, हैकर जो है डायरेक्ट डेटाबेस में अटैक कर सकता है। अव्वल तो डेटाबेस अलाउ ही नहीं करता, आप कर ही नहीं सकते फ्रंट एंड से डायरेक्ट कनेक्ट। लेकिन इन केस अगर आप चाह भी रहे हो करना तो ये इसलिए मना है कि भाई अगर आपने फ्रंट एंड से डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी ना, हैकर को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा कि वो डायरेक्ट डेटाबेस पर अटैक करे, तो सिक्योरिटी नहीं है बीच में। तो क्या करें भाई, मुझे अपने फ्रंट एंड पे डेटा शो कराना है। यहाँ पे कितने यूज़र है? साद और अली है। मैं चाह रहा हूँ भाई इनके हमारे स्टूडेंट ऑफ द मंथ के नाम में ये दोनों आए, तो ये दोनों नाम मुझे डेटाबेस से शो कराना है। तो क्या करें भाई? बिल्कुल, यहाँ बीच में हमारे पास एक और लेयर होगी जिसको हम कहते हैं क्या? बहुत सारे नाम हैं इसके, इसको हम कह देते हैं सिंपल बैकएंड। ये हमारा क्या है? फ्रंट एंड। ये हमारा क्या है? बैकएंड। और ये हमारा हो गया डेटाबेस। बैकएंड के अंदर आपकी सारी लॉजिक यहाँ पे होती है, सारा जो मुश्किल काम होता है ना वो सारा यहाँ पर होता है। तो क्या होगा भाई हमारा बैकएंड? हमारा बैकएंड कुछ भी नहीं होगा। हमारे बैकएंड के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मौजूद होगी वो होगी APIs। अच्छा, APIs हमने पहले भी पढ़ी थी, इनका काम क्या होता है? डेटा फैच। ये बिल्कुल वेटर वाली एग्जांपल आपको याद हो कि वेटर क्या करता है? अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, वेटर क्या करता है? आपकी रिक्वेस्ट को लेता है, किचन में ले जाता है, वहाँ आपका खाना पकवाता है, खुद नहीं पकाता। पकवाने के बाद जो खाना बन जाता है वो आपके लिए रिस्पॉन्स लेकर आ जाता है। तो APIs भी यही कर रही हैं कि भाई आपकी जो फ्रंट एंड से अगर मैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ के नाम मंगवा रहा हूँ अली और साद के, तो ये API जाएगी, यहाँ से रिक्वेस्ट लेगी, बैकएंड पे जाएगी। बैकएंड क्या करेगा? बैकएंड बोलेगा भाई ये जो डेटा है साद और अली का, ये आपको डेटाबेस से मिलेगा। तो डेटाबेस से यहाँ से एक क्यूरी भेजेगा, यहाँ से वो डेटा उठाएगा और डेटा जो है आपके पास APIs किसको वापस ले जाके दे देगी? फ्रंट एंड को ले देगी। तो ये आपका एक फ्लो होता है API का, अभी बनाएंगे, यही तो बनाना सीखना है। तो ये हमारा एक फ्लो होगा। अच्छा, यहीं पे आपकी APIs में भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी। तो बीच में अगर हैकर कोशिश भी करता है, आपके हैकर को क्या चाहिए? हैकर को तो डेटा चाहिए ना, तो वो किसी भी तरह लेने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपका बैकएंड क्रैश करे, क्रैश कर दिया तो आपकी सिक्योरिटी फिर ख़त्म ना, फिर डेटाबेस एक्सेस करे, ये भी पॉसिबल है। आपकी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक भेजते हैं कि आपका बैकएंड ही क्रैश हो जाता है। क्रैश हो गया तो फिर सिक्योरिटी डाउन, आप फिर हैकर अटैक करता है। तो हाँ, इसको हम कहते हैं DDoS अटैक। क्या करता है भाई हैकर? क्या करता है? 200 मिलियन बॉट्स आपकी वेबसाइट पे भेज देता है। तो वो आ गई बुराई अगर आप पे, तो उसकी सिक्योरिटी आपने इम्प्लीमेंट करनी होती है। कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं आप? यहीं पे आप सिक्योरिटी वगैरह बैकएंड के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। वर्सल की अच्छी बात है कि भाई आपके पास ये ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी वगैरह देख रहा होता है, लेकिन फिर भी वर्सल को भी किसी ने चकमा दे दिया तो हो गया। तो जितना भी हमारा बैकएंड है उसमें हमने सारे कोर लॉजिक इसमें करनी है। अच्छा, तो ये हमारा पूरा फ्लो होगा कि फ्रंट एंड से अगर मुझे अली और साद का डेटा फैच कराना है तो मैं किस तरह से कराऊंगा? मैं फ्रंट एंड पे फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, किसको? बैक एंड को। ये जो रिक्वेस्ट जा रही है इसको हम कहते ही क्या है? रिक्वेस्ट। किस चीज़ की रिक्वेस्ट जा रही है? स्टूडेंट्स के जो नाम है उनकी रिक्वेस्ट जा रही है।
तो ये रिक्वेस्ट जाएगी। अच्छा, हमारा बैकएंड किसके साथ कनेक्टेड होगा? हमारा बैकएंड जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस और बैकएंड दोनों भाई भाई की तरह चिपके हुए होंगे। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये रिक्वेस्ट हमारा जो यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा बैकएंड में, अभी लिखेंगे, ये बैकएंड का कोड क्या करेगा? डेटाबेस से क्या लेकर आएगा? डेटा लेकर आएगा। और ये जब डेटा एपीआई को मिल जाएगा तो एपीआई क्या करेगी? आपके डेटा को लेके किसको भेज देगी? फ्रंट एंड को भेज देगी। तो ये आपका हो जाएगा रिस्पॉन्स। तो इसी तरह से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का साइकिल चल रहा होता है। तो ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर है जो समझना इसलिए ज़रूरी है। बना तो हम लेंगे, बनाना बहुत आसान है। पता होना आपके बनाना क्या है। सवाल नहीं है? चलें जी। तो अब हम अपने पहले जो नहीं है किसी का सवाल पूछ रहे, मसला नहीं है, बता दूंगा। जी हाँ, शाहबुद्दीन। डेटाबेस आर्किटेक्चर की मैं बात कर रहा था ना, तो वो सीखना ज़रूरी है ना इसके साथ, बिल्कुल। ऑब्वियसली। देखें, बैकएंड अगर आप बना रहे हैं तो बैकएंड बनाने का मकसद ही होगा कि वो बैकएंड कोई ना कोई डेटा तो स्टोर कर रहा होगा। इवन आप सिंपल लॉगिन साइन अप भी इम्प्लीमेंट कराते हैं ना, तो अगर यूज़र साइन अप कर रहा है तो साइन अप करने पे उसका डेटा स्टोर कराना है। कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस पे स्टोर होगा। तो डेटाबेस तो ज़रूरी है अगर आपका बैकएंड बन रहा है। हाँ, अगर सिंपल सी वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो उसमें ज़ाहिर है फ्रंट एंड ही होता है, बैकएंड नहीं होता। ठीक है। और पोर्टफोलियो बना फ्रंट एंड की कोई मार्केट नहीं बची है। अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर हो, सिंपल वेबसाइट्स बनाते हो, तो आप तो रिप्लेस हो चुके हो। हाँ, अब 3D जिसको आती है उसकी अलग मार्केट है। वो 3D भी अलग फिज़िक्स है पूरी, उसमें फ़िज़िक्स आपको आनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए, फिर वो एनिमेशन उस लेवल की हो पाती है। लेकिन फिर भी वो तो फिर अलग हो गया ना। लेकिन नॉर्मल फ्रंट एंड अगर आप बना रहे हो तो आपकी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, वो तो AI भी बना ले। हमें किस पे मास्टर होना है? हमें बैकएंड पे और डेटाबेस पे। आगे चल के हम क्लाउड पे। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ। जी, सवाल। रैक प्लेटफॉर्म बनाया वो तो ट्रैक्टर पे स्टोर कराएंगे, उसमें फिर रियल टाइम में यूज करा। जो हमने चैटबॉट बनाया है वो उसका उसका फ्लो क्या होगा? इसी तरीके से होगा। इसी तरीके से होगा, लेकिन उसमें ये वाला डेटाबेस नहीं है। यहाँ पे होगा वेक्टर डेटाबेस। और वो डेटाबेस क्या कर रहा होगा? कुछ नहीं। यहाँ पे रिक्वेस्ट में आपके पास क्या आ रहा होगा? अच्छा, इनका सवाल ये था भाई, रैक सिस्टम जब हम बना रहे हैं उसमें भी यही फ्लो होगा। तो वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इसी तरह का फ्लो होगा कि आपका फ्रंट एंड होगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा चैट किट को यूज़ करते हुए। आपका ये बैकएंड है, एजेंट जो है ना, ये बैकएंड के अंदर है। ठीक है। और इस पे रिक्वेस्ट जो आ रही है वो चैट किट ला रहा है, और चैट किट ने अपनी APIs बनाई है। तो API यहाँ पर भी है। तो ये एजेंट आपका बैकएंड हो गया, डेटाबेस ये रहा आपका, वही काम हो रहा है एज इट इज़। बीच में ज़ाहिर है आपका LLM भी होगा, क्योंकि रैक सिस्टम में LLM तो चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमारे सिंपल एप्लीकेशन है, यहाँ LLM नहीं है। तो इसी तरह का फ्लो। अच्छा, तो हम एक अच्छे स्टूडेंट को बुला लेते हैं। उसके लिए मैं आता हूँ भाई अपनी, और यहाँ पे मैं चलता हूँ, किसी को पिक करते हैं और जो है उनसे फिर हम जो है साथ साथ लकी ड्रॉ में किसका नाम निकलेगा? दुक 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 दुक। बरीका अनवर। जी, कहाँ है भाई? ये आ जाए। देखिए, ये आपको चांस जो मिल रहा है ना, इसको अवेल करें। बहुत सारे यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई यहाँ सर हम हटें, हम जाके बैठिए, हम पढ़ाएं। उनको चांस चाहिए, आपको खुद से मिल रहा है तो उसको अवेल करें। और यहाँ पे बुलाने का मकसद ही है
कि भाई जैसे मैंने बताया था कि भाई हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनका मैंने कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं वो बहुत अच्छे डेवलपर हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आ जाए अपना इंट्रोडक्शन दें पहले तो। बरीका वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी किस्मत अच्छी इसलिए है क्योंकि आप सबसे आसान वाले फेज़ में आएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फेज़ मुश्किल होते जाएंगे। सही है, अपने बारे में बताएं पहले फिर हम आगे बढ़ें। Assalamu alaikum everyone. My name is Barika Anwar and I was a medical student. मैंने अपना BSc कराची यूनिवर्सिटी से किया था और मेरा कोई कंप्यूटिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने बस GIIC ज्वाइन किया था 2024 में, तो बस अब मैं यहाँ हूँ। अच्छा, आपका कभी लकी ड्रॉ में नाम निकला? नहीं निकला? आज निकल गया, आज निकल गया। चलें, तो हम ये करेंगे कि पहले मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक, सही है? आपका भी कोई सवाल हो पढ़ाते हुए तो आप पूछ लेगा, फिर आपने वही चीज़ रिवाइज़ करानी है, सिंपल क्विक वे में 2-3 मिनट, ठीक है? तो आसान है, आपकी बारी में तो बहुत आसान है। आज जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो टू डू ऐप बनाएंगे जिसके अंदर आपके पास APIs भी होंगी और डेटाबेस भी होंगी, वो हम फेजेस में बनाएंगे। इसमें हम जो है AI की भी हेल्प लेंगे और हम अपना भी दिमाग लगाएंगे कि हमारे दिमाग में जाले ना पड़ जाए, तो इसलिए हम अपना भी दिमाग लगाएंगे थोड़ा और AI की भी हेल्प लगेंगे। तो प्रोजेक्ट सिंपल सा है, 0 to डेटाबेस, ये मैंने नहीं लिखा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड नहीं बनाएंगे। फ्रंट एंड बनाना आखिर में अगर टाइम मिला मैं उसको बोल दूंगा भाई फ्रंट एंड भी बना दो, इसका बना देगा, तो मुश्किल नहीं है। असल काम है बैक एंड पे, हमें वो समझना है। सबसे पहली चीज़ है कि भाई आपके पास जो है बैक एंड बनाने के लिए हम जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है, अच्छा इसकी प्री रिक्विजिट बहुत आसान सी है, पाइथन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, टर्मिनल की कमांड्स थोड़ी चलानी आनी चाहिए, बस इतना आसान है, फास्ट API मुश्किल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे UV का, और UV का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम आते हैं खाली फोल्डर पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप बताया है। UV आप लोगों ने इंस्टॉल हो गई आप लोगों के पास, अगर नहीं इंस्टॉल तो विंडोज़ की एरी कमांड आप ये चला लेगा, पावर शेल पे इंस्टॉल हो जाएगा UV। अगले स्टेप पे हमने जो हमारी स्टूडेंट API है जो हम बनाने वाले हैं उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए UV init स्टूडेंट API की जो हमारा ये प्रोजेक्ट का नाम है, हम नाम कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है? तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आते हैं, यहाँ अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। अच्छा, टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल पे मैंने UV init की कमांड चलानी है और अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है जो कि स्टूडेंट API या कुछ भी आप दे सकते हैं। ओके, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देगा, ये तो हम API बनाना सीख रहे हैं इसलिए मैंने सिंपल सा नाम दिया। तो हमारा UV का प्रोजेक्ट क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। तो मैं अपने टर्मिनल पे क्या करूँ, इसे पहले VS कोड पे या कर्सर पे खोल लेता हूँ। तो कैसे खोलूँगा, कर्सर स्पेस डॉट, सही है, खुल जाएगा, खुल जाएगा जी, बनेगा, खुल जाएगा, खुल तो जाएगा, लेकिन कौन सा फोल्डर खुलेगा, और ये जो GIAIC Q4 का फोल्डर है इसके अंदर पहले ही 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये दोनों भी खुल जाएंगे। मुझे ये दोनों थोड़ी खोलना है, मुझे बोलना है स्टूडेंट API वाला। तो क्या करेंगे, CD और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट API। ओके, तो हम इस प्रोजेक्ट पे आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना कर्सर IDE खोल लेता हूँ। अच्छा, जब तक ये खुल रहा है हम आते हैं अपने आगे वाले स्टेप्स पे।
जी बरीगा, ये वाली कमांड याद है? क्या करती है? एक्टिवेट करेगी प्रोजेक्ट को, पक्का? वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। बिल्कुल, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट नहीं करेगी, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगी। ये तो मैंने फंसाने के लिए लिखा हुआ था गलत। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें जो है ये कमांड चलानी होती है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर क्योंकि हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे तो इसलिए जो है यार इसका मैं क्या करूँ, एक सेकंड, कैसे हटता है ये? सर कंट्रोल सी। वो जूम का वो आ जाता है ना ऊपर। चले, तो मैं सिंपल सी कमांड चलाता हूँ और वो कमांड है UV तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। मेरा कर्सर भी खुल गया है, मैं साथ में दिखा भी देता हूँ आपको। ये क्या खुल गया? प्रोजेक्ट कहाँ है? यहाँ कैसे आ गया ये तो खुद से इधर क्यों आ गया? खैर, तो ये आ गया भाई मेरा प्रोजेक्ट। यहाँ कोई ऐसा फोल्डर है जिसका नाम VNV हो? नहीं है, तो मतलब हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ। तो हम UV की कमांड चलाएंगे और हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर अब बन गया। तो इसलिए बनाया, जितने भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इसको एक्टिवेट करने की क्या कमांड थी? .venv, ये विंडोज़ की कमांड है। तो इसको सिंपली हम कॉपी करेंगे। मैं अपने इस टर्मिनल पे कर सकता हूँ इसे एक्टिवेट, लेकिन चलें यहाँ पे भी कर देते हैं। चलिए, एक्टिवेट हो गया हमारा, और साथ में मैं VS कोड का कर्सर का भी टर्मिनल खोल लेता हूँ ताकि मैं क्लॉड भी चलाऊँ ना साथ में, कंट्रोल जी। क्योंकि वहाँ क्लॉड चलेगा ना। दो खोल सकता हूँ लेकिन वो स्विच करना पड़ेगा मुझे बार बार। अच्छा, ये कैसे हटेगा? ये नया आ गया यहाँ पे, नहीं आ रहा ना, ये क्रॉस नहीं आ रहा इसमें। कंट्रोल N, आप लोग ये नहीं, ये तो ये दूसरा ऐड कर दिया इन्होंने। पहले एक था वो ये वाला था, तो वो दूसरा इन्होंने एक और ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एडमिन की टीम, जराम भाई ये ना ये हटा दें, ये साइड पे जूम का जो आ रहा है ना। अनीक भाई क्या हाल है? सर अनीक भी आए हैं भाई। अच्छा, तो ये इन्होंने नया ऐड कर लिया, वैसी जगह कम है। अब ये कैसे हटेगा? कंट्रोल K से तो वो खुल जाता है। बरीका कैसे हटेगा ये? क्या हटा दूँ यार? एक फाइल भी खोल ले रहा हूँ साथ साथ। नहीं ना यहाँ पे कुछ। हटिया भैया हटिया। चलें, वैसे इतना छोटा सा एनवायरनमेंट है, उसमें 10 चीज़ें घुसा दी हैं। क्लॉड ठीक है, अपना अलग टर्मिनल पे चलता है। तो ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा बन गया है। यहाँ मैं कर्सर पे भी अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ ताकि हम जो है जितनी भी कमांड्स हैं वो इस वाले टर्मिनल पे चलाएं। और ये जो हमारा टर्मिनल है, यहाँ हम क्लॉड स्टार्ट कर देंगे। अभी नहीं कर रहे, अभी अगले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है, एक्टिवेट हो गया। हम क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है और ये सब ठीक है। वेरीफाई करना है पाइथन का UV का वर्जन, वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी लिखा हुआ है। तो पहला चेक पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसलिए आप बच गई। आसान वाला आपका आया था। अब अगले में फास्ट रिपेयर। अच्छा, क्विकली जो है ना इसे रिवाइज करें, फिर जो है हम पे दूसरे बंदे को बुलाएंगे। नहीं, मुझे ये चेक करना आपको आया नहीं आया। चलिए, अच्छा, तो हम UV का प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपना फोल्डर बनाया। उसके अंदर हमने CMD की कमांड चला के अपना टर्मिनल ओपन किया।
फिर उसमें हमने UV इंस्टॉल किया ताकि अपना हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो। तो जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो वो उसके अंदर रहेंगे। फिर UV को इंस्टॉल करने के बाद हम उसको एक्टिवेट करते हैं उसकी कमांड चला के, और हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद बस फिर वर्जन्स वगैरह देखने हैं आपको पाइथन के, और बस। बस इतना आसान दो, सही है। चलो थैंक यू, एक तालियां बजाते हैं। मैं ये चाहती बोलती मैं नहीं आई आज, बैठी रहती अपनी जगह पे, लेकिन आई बड़ी बात है। वरना एक तो हमारी क्लास में एक शख्स है वो नहीं आया आज तक। क्या नाम था? आसिफ खान। हाँ नहीं, अब्दुल्ला आज तक नहीं आया। नहीं, वो आज तक नज़रों में नहीं आया। तो भाई पहला चेक पॉइंट हो गया, यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना हो गया। अगला जो हमारा जो है चेक पॉइंट, उसमें जो है हमने ये फास्ट एपीआई स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं अब दोबारा नाम आ गया तो आप बहुत लकी हैं। तो हम दूसरे जो स्टूडेंट है उनको बुलाते हैं। अस्मा इकरा, ये कितने लोग हैं देखिए, लड़कियों ने ज़्यादा रजिस्टर कराया इसलिए। चलें, अस्मा इकरा कौन है? दो हैं एक हैं? देख लें, ये चांस नहीं मिलेगा दोबारा। मैं तो किसी और को बुला लूँगा, लेकिन आपको ये चांस नहीं मिलेगा फिर दोबारा। फिर आपको रात को नींद भी नहीं आएगी कि यार काश मैं चली जाती। आज सब मेरी तारीफ़ें कर रहे होते, क्या पढ़ाया है। तो पढ़ाने का बहुत आसान सा रूल है, स्लो बोलो, बस स्लो बोलो, आपका 50% हो गया। और तेज़ बोलो, ऐसा नहीं बस। अच्छा, नहीं आ रही है? ये आ रही है नहीं आ रही है? कौन है? आप हैं? नहीं? अच्छा ठीक है, किसी और को बोलो। अलीज़ा नहीं, पक्का? उनको कॉल करके पूछे? चले छोड़ा, तंग नहीं करते बेचारी। हुरिया जाहिद हुसैन। अब कौन है? अच्छा, ये आ रही है भाई, ज़बरदस्त। इनसे हम पूछेंगे ये नाम के पीछे क्या है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सूर्या एंड मेरा कंप्यूटर से कोई बैकग्राउंड नहीं था, कॉमर्स से रिलेटेड था। अब सडनली जब GIIC में हुआ तो स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ मैं टीचिंग करती हूँ, तो जब कंप्यूटर में बैकग्राउंड में आ गई तो फिर मैंने कंप्यूटर को ही टीचिंग की फील्ड में भी ले लिया। सो अब करेंटली मैं मैट्रिक तक कंप्यूटर की क्लासेस ले रही हूँ। तो आज आपको मौका मिल गया कि आपने जितनी क्लासों को पढ़ाया है उसकी ट्रिपल क्लास को पढ़ाने का, सबको मिला के। तो अच्छा, इस नाम के पीछे क्या कहानी है? ये फर्स्ट नेम आपने पहले हुरिया जाहिद लिखा, फिर सेकंड नेम जाहिद हुसैन। अच्छा, तो मतलब आपका नाम है हुरिया जाहिद हुसैन, ठीक है। चलें, तो अब जो हमारा अगला चेक पॉइंट है उसके अंदर हमने फास्ट एपीआई का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना है और एपीआई बनानी है, और वो हम बगैर AI के बनाएंगे। पहली बारी है ना, थोड़ा हम सीख भी लें। तो उसके लिए मुझे फास्ट एपीआई का एक पैकेज है, ये रहा, UV ऐड फास्ट एपीआई, और ये स्टैंडर्ड आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। इससे क्या होगा, आपके पास जो भी सिर्फ फास्ट एपीआई नहीं इंस्टॉल होगा, 2-3 और पैकेजेस इंस्टॉल होंगे इंपॉर्टेंट। वो कौन से हैं? वो ये 3 है, फास्ट एपीआई, यूबीकॉन और पाइडेंटिक। क्या डेफिनेशंस लिखी हुई यहाँ पे? डेटा वैलिडेशन इंक्लूड फास्ट एपीआई है एपीआई बनाने के लिए, उस एपीआई को चलाने के लिए कौन है? यूबीकॉन। और ये तीसरे नंबर पे पाइडेंटिक, ये किस लिए?
ये वैलिडेशन के लिए है कि भाई कोई अगर नाम दे रहा है तो नाम की जगह पे अपनी एज ना दे दे, या कोई अपनी ईमेल दे रहा है तो ईमेल सही फॉर्म में दे, तो वैलिडेशन के लिए पाइडेंटिक है, जैसे जॉट था कनेक्शियस में। ठीक है, फ्रंट एंड एंड में बनाना हुआ हम बना लेंगे, एआई से बोलेंगे इसका फ्रंट एंड बना लो, हम बैक एंड बनाना सीख रहे हैं। जब आप बैक एंड तैयार हो जाएगा, हम उस बैक एंड को मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसी बैक एंड को अपनी वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एपीआई बनाने का यही फ़ायदा है कि आप फ्रंट एंड पे कुछ भी यूज़ करें, स्मार्ट वॉच होती है उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको उसकी प्रोग्रामिंग आती है। तो ये वाली चीज़, तो ये इसके साथ 3 पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। किसी का सवाल नहीं है? चलिए, अब आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ, ये आप CMD पे कमांड चला तो आपको ये बता देगा फास्ट API इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, और उसका वर्जन भी बता देगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले स्टेप में इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और इंस्टॉल करने के लिए मैं आता हूँ अपने कर्सर पे, टर्मिनल पे, सिंपल कमांड चलाता हूँ UV add फास्ट API स्टैंडर्ड। तो इसमें स्टैंडर्ड वाले वर्जन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगी। रिच वाली लाइब्रेरी हमने पढ़ी थी ना, वो भी इसमें खुद ही इंस्टॉल हो गई है। तो खैर, तो हमारे पास फास्ट API सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। चेक करने के लिए मैंने एक कमांड दी हुई है। ये कमांड क्या कर रही है, टर्मिनल पे ही इंपोर्ट करा के चेक कर रही है कि भाई फास्ट API इंस्टॉल हुई है नहीं हुई। तो कुछ भी नहीं है, बस ये वर्जन बता देगा। एक और चेक पॉइंट, तो भाई इनकी भी क्या हो गई है, बचत हो गई। तो अभी तक कोडिंग नहीं स्टार्ट हुई है, अगले स्टेप में स्टार्ट होगी। तो भाई आप जल्दी से क्विकली इसको रिवाइज करें, फास्ट API क्या है और ये UV कौन और ये पाइडेंटिक और फास्ट API में क्या फ़र्क है और इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। क्या नहीं समझ आया? UV कौन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द सर्वर टू रन आवर API। तो बेसिकली फास्ट API आपकी API बनाएगा, उस API को मुझे चलाना है ताकि मैं फ्रंट एंड कनेक्ट कर सकूं। तो उसके लिए मुझे जो है UV कौन यूज़ करना होगा। ठीक है, UV में फास्ट API ऐड करने के लिए हम सिंपल UV ऐड फास्ट API स्टैंडर्ड की कमांड चलाएंगे, जिसके साथ वो डिपेंडेंसीज और जो चीज़ें चाहिए वो हमारे साथ लेकर आ जाएगा। इसके साथ हमारी 3 चीज़ें आएंगी। फास्ट API हमारा वेब का फ्रेमवर्क है, हमारी फास्ट API बना रहा है। UV कॉर्न हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे सिंपली वो चल रहा है। पाइडेंटिक डेटा की वैलिडेशन कर रहा है कि हम कोई रॉन्ग चीज़ तो नहीं डाल रहे, अगर नेम चाहिए तो हम एज तो नहीं डाल रहे। और सिंपली उसके बाद फिर वेरीफाई के इंस्टॉलेशन को हम चेक कर लेंगे कमांड चला के कि हमारी फास्ट API इंस्टॉल हो गई है, उसका वर्जन क्या है। ये भी टर्मिनल में बहुत इजीली हम चेक कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इनका आसान वाला चेक पॉइंट था। अब इनको फंसाने के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं इस चेक पॉइंट से रिलेटेड या पिछले वाले से भी रिलेटेड, वो भी तो पढ़ा है। फास्ट API क्या है? हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, ताकि आगे हम बैक एंड से आगे फ्रंट एंड पे अपना डेटा भेज सकें। सिंपली हम अपने बैकएंड पे फास्ट API रखते हैं कि हम अगर हमें डेटाबेस से अपना डेटा चाहिए तो वो हमारी फास्ट API की लेकर आएगा बैकएंड पे, बैकएंड से आगे फ्रंट एंड पे जा सकती है। तो उस चीज़ के लिए ठीक है, शक्ल नोट कर ली आपकी, आपकी बारी आई तो ये छोड़ेंगे। तो भाई फास्ट API सिंपल APIs बनाने के आसान तरीके से APIs बनाने में आपकी हेल्प करेगा। API बनाने के 200 तरीके हैं, फास्ट API बनाने को आसान कर रहा है बस। ठीक है, थैंक यू गुरिया, थैंक यू। अगला, अब लड़कों में से आना चाहिए, लड़के भी तो हैं। 3 दफ़ा मैं चलाऊंगा, एक भी दफ़ा लड़का आया तो फिर हम उन्हें बुला लेंगे, अगर फिर भी लड़कियों में से आया तो फिर तीसरे नंबर वाली जो हम उन्हें बुलाएंगे। आमश खालिद, ये बच गई।
बच गई। बिल्किस ये भी बच गई। अच्छा ये लड़के का नाम है आमिश खालिद, अब मुझे नहीं पता लड़कियों में नाम है या लड़कों में, यूनिक नाम है। लड़का भी हो सकता है, लड़का होगा। भाई है तो जो भी है आप हैंड रेस करके बता दे, नहीं बुलाऊंगा। लड़कियों में हुई तो नहीं बुलाऊंगा। अच्छा अगली भी बिल्किस शायद, ये भी हमारी ख़वातीन में से ही आई हैं। लड़के क्यों नहीं आ रहे, क्या क्या किया है आप लोगों ने? अफीफ़ा, ये बॉट में है, मैंने कुछ नहीं किया। इस पे चला गया बॉट। चलें अफीफ़ा खान, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अफीफ़ा खान है कहाँ वैसे? है क्या? नहीं बुला रहा, आई है। अब देखें मैं चेक करूँगा तो फिर पता चल जाएगा अटेंडेंस में। बता दे नहीं बुलाऊंगा। पिक करते हैं, आ गए। मुइज़ और रहमान कौन है भाई? मुइज़ को तो हम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। नहीं वो तो बाहर जा, आ गए जल्दी। मुइज़ अभी नमाज का टाइम भी हो रहा है। इन द मीन टाइम मैं निकालता हूँ इनका डेटा, ये है भी नहीं है आज, इतनी मुश्किल से आया है, ये भी नहीं आया तो फिर अच्छी बात नहीं है। समी और मुइज़ और रहमान, कोई इनका दोस्त है तो वो बता दो। जान हो रही है तो उसके बाद